नमस्कार दोस्तों, ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से इस पर बड़ी खबर सामने आते ही कांग्रेस ने इसे पहला बड़ा कदम बताया है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। बता दे, लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट मामले को लेकर विपक्ष अपनी आवाज तेज करता जा रहा है। एक तरफ जहां शिवसेना यूबीटी के सांसद ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। संजय राउत का कहना है कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए बीजेपी, ईवीएम से प्यार क्यों। सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वो ईवीएम के जरिए कोई न कोई घोटाला करना चाहती है। उद्धव ठाकरे के पार्टी के सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा, ईवीएम को हम लोकतंत्र नहीं मानते, इसमें हमको पता नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है। बैलेट पेपर में हमको पता रहता था कि हमने किसे वोट दिया है। संजय राउत का कहना है कि हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है। एक दिन पहले राउत ने कहा कि कई बड़े देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, बीजेपी एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करने की हिम्मत तो दिखाए, बीजेपी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है। संजय राउत ने आगे दावा किया कि बीजेपी ईवीएम के माध्यम से क्या कोई घोटाला करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आप इस खबर को देखिए, कहा जा रहा है कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने निकाला ईवीएम का तोड़, बैलेट पेपर से चुनाव का निकाल लिया रास्ता, इसी की बढ़ा दी टेंशन। किन दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ईवीएम का तोड़ निकाल लिया है, अब बैलेट पेपर से चुनाव का रास्ता निकाल लिया है, आपको उसके बारे में आगे बताएंगे। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता आ रहा है, उसको लेकर चुनाव आयोग भी लगातार जवाब देता आ रहा है। समय समय पर चुनाव आयोग ये कहता आ रहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, किसी तरह से ईवीएम में टेम्परिंग नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए इलेक्शन कमिश्नर चीफ राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर तंज भी कसा था। साराना अंदाज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा तुमसे होती नहीं और खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। बता दे, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सभी वीवीपैटी पेपर स्लिप की गणना या काउंटिंग की मांग की गई थी। इस संबंध में मंगलवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसके बाद वीवीपैटी यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने इसे पहला महत्वपूर्ण कदम बताया है। बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि सभी वीवीपैटी की पेपर स्लिप की गिनती की जाए। अभी वीवीपैटी पर्चियों के माध्यम से केवल 5 ईवीएम के सत्यापन का नियम है। याचिका में कहा गया है कि रैंडम यानी बगैर किसी विचार के 5 ईवीएम चुनने के बजाय सभी वीवीपैटी की गणना होनी चाहिए। वकील और एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसके अलावा इसी तरह की याचिका ADR ने भी दाखिल की थी। याचिका में चुनाव आयोग के उन निर्देशों को भी चुनौती दी गई है जिसमें एक के बाद एक वीवीपैटी वेरिफिकेशन की बात कही गई है। याचिका में कहा गया कि अगर एक साथ वेरिफिकेशन किया जाएगा और गणना में ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा तो वीवीपैटी वेरिफिकेशन महज 5 से 6 घंटे में पूरा हो सकता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैटी खरीदने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि मौजूदा स्थिति में अनुमानित 20,000 वीवीपैटी की ही पर्चियों का वेरिफिकेशन हो पा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि कई विशेषज्ञ इस विषय में कई प्रश्न उठा चुके हैं और ईवीएम तथा वीवीपैट के मतों में बड़ी संख्या में विसंगतियों की सूचनाएं विगत में आती रही हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि ईवीएम के बोर्ड का मिलान वीवीपैट की पर्ची के साथ कराया जाए। वीवीपैट की पर्चियों की पुष्टि बारी बारी से कराने के आयोग के अगस्त 2023 के दिशा निर्देश को निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो मतदाताओं को वीवीपैट के अपनी पर्ची को मतदान के बाद एक अलग मत पेटी में डालने की अनुमति दे तथा आयोग वीवीपैट मशीन के शीशे को पारदर्शी रखे और मतदान करते समय उसकी लाइट इतने समय तक जलती रहे कि मतदाता अपने मत की कागजी रिकॉर्डिंग को आराम से देख सके और उस पर्ची को फाड़कर अलग पेटी में डाल सके। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल और एडीआर के वकीलों की दलीलों पर गौर किया और आगे कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पहला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मांग की है कि इस विषय पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले निर्णय किया जाना चाहिए। खबर के मुताबिक अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 17 मई को कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम से वीवीपैट मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष ईवीएम मामले का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस हफ्ते देखेंगे। बहरहाल वहीं दूसरी तरफ ईवीएम मामले को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके ने भी मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। ईवीएम को लेकर ये याचिका ऐसे समय पर जारी की गई है जब आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। बता दें इसी साल फरवरी में डीएमके ने चुनाव आयोग का भी रुख किया था। इसने आयोग से आग्रह किया था कि वह ईवीएम से आम चुनाव तब तक न कराए जब तक कि उसके द्वारा चिन्हित कुछ उल्लंघन का समाधान नहीं हो जाता। डीएमके द्वारा आयोग को सौंपे गए आवेदन में यह भी कहा गया है कि आगामी आम चुनाव के संचालन के लिए पेपर बैलेट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें जोर दिया गया कि सभी वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती की जाए और एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल 5 वीवीपैट की गिनती न की जाए। डीएमके ने बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को सीधे जोड़ने का आग्रह किया। इसने कहा था कि अगर आवश्यक हो तो वीवीपैट को बैलेट यूनिट से अलग से जोड़ा जा सकता है ताकि बैलेट यूनिट में इनपुट सिग्नल कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी दोनों को एक साथ मिल सके। हालांकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ईवीएम वीवीपैट से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष जहां एक तरफ अपनी आवाज उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दो पूर्व मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईवीएम का तोड़ निकाल लिया है, बैलेट पेपर से चुनाव का रास्ता निकाल लिया है। बता दे कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बताया कि कैसे बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अब दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का तरीका बताया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह 400 लोगों से नामांकन दाखिल कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव बैलेट पेपर से हो। दिग्विजय सिंह ने यह बात सुसनेर के कचनारिया गांव में एक नुक्कड़ सभा के दौरान कही थी। उन्होंने लोगों से भी सवाल किया कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए या फिर ईवीएम से। हालांकि दिग्विजय सिंह से सवाल पर लोगों ने वहां मौजूद काफी लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही, जिसके जवाब में पूर्व सीएम ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का एक ही तरीका है, अगर 400 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हों तो वोटिंग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगी। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं तैयारी कर रहा हूं कि 400 लोग नामांकन दाखिल करें। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि
आरक्षित श्रेणियों के लोगों को 12,500 रूपए जमा करने होंगे। यही एक तरीका है जिससे राजगढ़ लोकसभा सीट में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। दुर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल का कहना था कि अगर लोकसभा चुनाव में 384 से अधिक उम्मीदवार एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवाने के लिए मजबूर होगा। अब ऐसा दावा इन दोनों लोगों के द्वारा क्यों किया जा रहा है? बता दे, दरअसल प्रत्येक ईवीएम में एक निर्वाचन क्षेत्र में 384 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो सकती है। इसमें नोटा भी शामिल होता है। एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित कुल 16 उम्मीदवारों के नाम आते हैं। इस तरह 24 ईवीएम को एक कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। ऐसे में 384 उम्मीदवारों के लिए ही ईवीएम से वोटिंग हो सकती है। हालांकि भूपेश बघेल के इस बयान के खिलाफ भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत मिली है, मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 375 से अधिक है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि एक तरफ जहां लगातार विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व चुनाव आयुक्त का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश होती तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं होती। बता दे, दैनिक जागरण से बात करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर भी खुलकर बात की। इंटरव्यू के दौरान जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया कि ईवीएम के ऊपर विपक्ष का भरोसा कमजोर हुआ है, क्या ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश है? अगर गुंजाइश है तो कैसे? गड़बड़ी की गुंजाइश किसी भी स्तर पर न हो, इसके लिए क्या प्रयास करने की आवश्यकता है? इसी सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मैं सवाल करता हूं कि ईवीएम किस पार्टी के शासन काल में बनी? कांग्रेस के शासन में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ। यदि गड़बड़ी की गुंजाइश होती तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस ही सत्ता में बनी रहती। यदि गड़बड़ी की गुंजाइश होती तो क्या भाजपा बंगाल, पंजाब एवं कर्नाटक में चुनाव हारती? सच्चाई यह है कि जो हार जाते हैं वे ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। मान भी ले तो 2-4 ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं, हजारों में नहीं। यह बात जो आरोप लगाते हैं उन्हें भी पता है। उनका कहना है कि हार को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। जिसके पास साहस नहीं होता है वे ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने की बात शुरू कर देते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग दावा करता आ रहा है कि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ईवीएम में किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं की जा सकती है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।